हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो पे। ये वीडियो आप सभी को पता है हमारी पीवाईक्यू सीरीज जो है पीवाईक्यू पल्स सीरीज उसकी सेकंड वीडियो है। हमने इसकी क्लास 12 की इंग्लिश की पार्ट ए वीडियो हमने ऑलरेडी कवर करवा दी है। ये आपकी इंग्लिश 12th क्लास की पार्ट बी वीडियो होने वाली है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जल्दी ही जितने आपके कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो आएगी। आप सभी ने कमेंट्स में थोड़ी सी कंजूसी तो करी है, बट खैर छोड़िए। आप सबको पता है आपकी डेट शीट आ गई है। डेट शीट आने के बाद जो बच्चों की धड़कनें होती हैं वो एकदम से तेज हो जाती है कि अब हम क्या करें, है ना। तो अब हमने ना तो कुछ पढ़ रखा है, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है भाई उनके लिए नहीं कह रही हूँ, तुमने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी ये वीडियोस देख लेना, तुम्हारा रिवीजन ही होगा। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो 100% आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। पार्ट ए अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट बी की ये वीडियो रहने वाली है इंग्लिश के लिए, और बहुत से बच्चों को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश के आपके चैप्टर्स भी अच्छे से करवा रखे हैं, वो भी आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। ये आपका मैं यहाँ पर आपके जितने भी सेक्शंस है वो सारे कवर करवाऊंगी पार्ट बी वाले, और इसमें आपके ऑप्शनल मॉड्यूल भी होते हैं जो कि हम दोनों करने वाले हैं, ऑप्शन ए वाला भी और ऑप्शन सेकेंड मॉड्यूल वाला भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैनल पर आप विजिट जरूर करिएगा। चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको फर्स्ट वीडियो जो मिलेगी ना, आई थिंक उसको 10 डेज हो गए हैं। ये वीडियो में द पीवाईक्यू पल्स सीरीज आपको दिखेगी, और ये 301 की इंग्लिश की वीडियो है। ठीक है, नो 302 की, ओके थंबनेल चेंज करवाना पड़ेगा। ये 302 की वीडियो है और ये इंग्लिश की वीडियो है। उसके बाद ये वीडियो आप देख लोगे ना, उसके बाद आपको ये जो करंट वीडियो है ये देखनी है। ठीक है, मैंने काफ़ी चीज़ें मैं आपके लिए ट्रिक्स भी लाती रहती हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी लाती रहती हूँ जो आपकी मदद करती हैं। एंड लेट्स गेट टू दी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पर आप जब जाओगे ना हमारे चैनल पर, ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर अभी तो फिलहाल 21 वीडियोज़ हैं, बाकी आपको वीडियोज़ ऐड होती जाएंगी। यहाँ पर देखो नए सिलेबस को मैंने अच्छे से कवर करवा रखा है। ये 2024 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये 24 वाले एग्जाम के लिए ही था। बस ये जो है 2024 में आपका जो नया सिलेबस आया था उसके रिगार्डिंग ये वीडियोस बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स जितने आने वाले चैप्टर्स हैं वो मैंने आपके कवर करवाए थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में आपके सारे चैप्टर्स नहीं आएंगे, मतलब ना सिर्फ इंग्लिश में, बाकी जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी सारे चैप्टर नहीं आने वाले हैं। तो वो गलती मत करना कि सारे चैप्टर आप बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है, वो ही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को करवाया हुआ है। यहाँ पर मैंने ग्रामर भी करवाई है, पीवाईक्यूज भी कितने सारे सॉल्व करवाए हुए, कई सालों से हम पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं और जिसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। आई थिंक बहुत टाइम वेस्ट हो गया इन सब चीज़ों को बताने के लिए, बट मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स गेट टू द वीडियो। पार्ट बी सेक्शन ए जो है आपका प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है। मैं आपको दिखा देती हूँ, पेपर में कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। 20th क्वेश्चन पे अभी हम हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पार्ट ए की वीडियो देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, और इसके अलावा आपने जो बाकी मैंने आपको प्लेलिस्ट में बताया उन वीडियोस को भी जरूर कवर कर लीजिएगा। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, व्हाट डज टैगोर मीन बाय द हेड इज हेल्ड हाई इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मैंने आपको बताया था वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएम है, जिसमें कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ना, वो मतलब जो भारत के लोग हैं उनसे ये कह रहे हैं कि तुम उठो, तुम कुछ ना कुछ करो, तुम डरो मत। ठीक है, आज़ादी सबसे बड़ी चीज है, उससे रिलेटेड ये पोयम है। इसमें जो टैगोर जी हैं वो ये कहते हैं द हेड वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पर आपका सर हमेशा ऊंचा रहे। तो इस चीज से टैगोर जी क्या मतलब बताते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, व्हाट डज द, ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बाय द हेड इज हेल्ड हाई टैगोर मीन्स दैट एवरी पर्सन शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी सब लोग, जितने भी लोग हैं उन सब के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम फियर
oppression and discrimination so that they can live a life of honor। यानी लोग हमेशा डर से मुक्त होने चाहिए, उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन का मतलब होता है शोषण, कोई उनका शोषण ना करे, वो हर एक डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी भेदभाव होते हैं उन सब से वो मुक्त हो। ठीक है, ये टैगोर जी कहना चाहते हैं। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, हाउ डज द पोएट डिपिक्ट द मदर्स कैरेक्टर इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। आपको पता है ये आपका जो आपका निज़म एजेकिल करके आपका जो है उन्होंने ये लिखा हुआ है, आई होप आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग। तो ये आपकी जो पोएम है इसमें मदर के कैरेक्टर को किस तरीके से डिपिक्ट किया गया है, कैसे दिखाया गया है। तो जो ये पोएम है इसमें मदर के कैरेक्टर को डिपिक्ट किया गया है एज अ पेशेंट, सेल्फलेस एंड एंड्योरिंग पर्सन, यानी कि जो हमेशा शांत रहता है। आपको पता है इस पोएम में क्या होता है, उसकी जो माँ होती है पोएट की, वो उनकी माँ को कौन डस लेता है, स्कॉर्पियन, एक जो बिच्छू होता है वो उनको डस लेता है। और उस समय पर भी वो उस पेन को सहते हुए भी, वो डंक का पेन सहते हुए भी वो बिल्कुल शांत रहती हैं, सेल्फलेस। वो अपने से ज्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं, कि वो पूछती है ना कि उसको तो कुछ नहीं हुआ है ना। एंड्योरिंग है मतलब हर एक चीज सह जाने वाली है। वो गॉड को थैंक करती है कि उसका पेन है, उसके बच्चे का नहीं। यानी वो जो दर्द भगवान ने दिया वो उसे दिया, उसके बच्चे को नहीं दिया। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो मदर का कैरेक्टर है वो किस तरीके का है। अगला क्वेश्चन ये हमने देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ए पार्ट में है, व्हाट इमोशन डज द स्पीकर एक्सप्रेस रिगार्डिंग हर ग्रैंडमदर इन द पोएम। प्रोवाइड करने हैं एग्जांपल्स, यानी कि आपको बताना है कि स्पीकर किस तरीके से अपने इमोशन, कौन से इमोशन अपनी माता जी मतलब जो उनकी दादी होती हैं उनके लिए एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात बतानी है। तो इमोशंस कौन कौन से मैं बताती हूँ आपको एक्सप्रेस करते हैं। द स्पीकर एक्सप्रेसेस इमोशन ऑफ लव, लॉन्गिंग एंड सैडनेस फॉर हर ग्रैंडमदर, यानी कि कौन कौन से इमोशन, प्यार भरे इमोशन, एक लॉन्गिंग का इमोशन यानी हमेशा मेरे साथ रहे मेरी दादी, इस तरीके का इमोशन, सैडनेस यानी दुख का इमोशन, वो इस तरीके के इमोशन अपनी दादी के लिए एक्सप्रेस करते हैं। शी रिमेम्बर्स द हाउस वेयर शी फेल्ट लव्ड एंड सिक्योर, वो ऐसे घर को याद करती हैं जहां पर हमेशा उन्हें प्यार मिला और हमेशा उन्होंने सेफ और सिक्योर फील करा। वो घर कौन सा था, उनकी दादी का घर। पोयम का नाम भी आपको पता होगा। अच्छा, जिन बच्चों को इस पोयम का नाम पता है जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। आफ्टर हर ग्रैंडमदर्स डेथ द हाउस बिकेम साइलेंट एंड डिसोलेट, यानी उनकी जब दादी मर जाती है ना तो वो घर बिल्कुल शांत हो जाता है और बिल्कुल डिसोलेट हो जाता है, मतलब वहां पर कुछ भी अच्छा है ही नहीं। ठीक है, दर्द भरा, एकदम दुख भरा, कुछ भी नहीं है वहां पर। द पोएट फील्स नॉस्टैल्जिक एंड yearns टू रीगेन दैट लॉस्ट वार्मथ एंड अफेक्शन, यानी जो पोएट है, जो पोएट है वो कैसा फील करती है, नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है किसी पुरानी यादों को याद करते हुए। ठीक है, तो वो याद कर रही हैं, अपनी पुरानी यादों में हैं और वो चाहती हैं कि वो जो एहसास उनका, जो गर्माहट का एहसास, जो प्यार का एहसास उनकी दादी ने उनको दिया वो वापस उन्हें मिल जाए, वो मतलब उन्होंने जो खोया है वो वापस मिल जाए। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे शी सेज, वो क्या कहती हैं, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, यानी वो घर जो है वो अब बहुत दूर है जहां पर कभी मुझे प्यार मिला करता था। शोइंग हर डीप लॉन्गिंग एंड सोरो, जिससे कि उनका दुख और जो उनकी भावनाएं हैं वो प्रकट हो रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का पार्ट है ये। अच्छा देखो यहाँ पे बीच में और नहीं है तो इसका मतलब दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द रोड नोट टेकन एंड हाउ इज इट कन्वेड थ्रू द पोएम, यानी इस जो पोएम है द रोड नोट टेकन, इसके पोएट का नाम बताओ जल्दी मुझे कमेंट में। इस पोएम की क्या सेंट्रल थीम है, ठीक है, ये क्या कन्वे करना चाहती है ये पोएम और ये किस तरीके से उसको कन्वे करती है। तो सेंट्रल थीम की अगर हम बात करें, द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ चॉइसेस इन लाइफ एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि ये पोएम क्या है, आपको पता है द रोड नॉट टेकन में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि दो इस तरीके से रास्ते हैं और यहाँ पर जो क्या पोएट है, ठीक है, ये पोएट मान लेते हैं, ये पोएट इस तरीके से खड़ा है और ये उन दो रास्तों को चुन नहीं पा रहा है, उसे पता नहीं है कि कौन सा रास्ता ले। अगर वो ये वाला रास्ता ले लेता है तो ये वाला रास्ता
ऐसा ना हो कि वो फ्यूचर में जाके इस वाले रास्ते को यूं समझे कि मैंने ये वाला रास्ता ले लेना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए इस पोएम का नाम भी है द रोड नॉट टेकन, वो रास्ता जो नहीं लिया गया। तो ये जो रास्ते हैं ये बेसिकली दिखाए गए हैं चॉइसेस इन लाइफ, यानी मान लीजिए आप जो हैं आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेट्स से आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर तो आप आर्टिस्ट बनने की भावनाएं रखते हैं कि मुझे आर्टिस्ट बनना है और इस रास्ते को आप पसंद भी करते हैं, और एक रास्ता ऐसा है जिस पर कि आपके माता पिता चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर या कुछ भी प्रोफेशन जो भी लेकिन वो फोर्स्ड प्रोफेशन है, वो आप चाहते नहीं है, वो आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती का है, वो आपके ऊपर थोप दिया गया है और आप उसको इनकार भी नहीं कर सकते। अगर आप ये वाला रास्ता लेते हैं आर्टिस्ट वाला तो आप बहुत खुश होंगे, और ये वाला रास्ता जो नहीं लिया आपने डॉक्टर बनने का उसका आपको कोई गम नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप ये डॉक्टर का रास्ता ले लेते हो ना, तो ये जो आर्टिस्ट वाला रास्ता है वो हमेशा आपको मतलब आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहेगी कि मैंने वो रास्ता नहीं चुना जो मुझे चुनना चाहिए था या जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो चॉइसेस दिखाता है और उनके कंसिक्वेंसेस का मतलब है उनके जो परिणाम आते हैं वो दिखाता है। अगर आप आर्टिस्ट का रास्ता चुनते हो तो आपको बहुत खुशी होगी, आप बहुत अच्छे से रहोगे, ठीक है। आप भले ही उसमें कम पैसा कमाए या ज़्यादा उसमें वो ना हो, लग्जूरियस लाइफ आपको ना मिले, लेकिन फिर भी आप उसमें खुश रहोगे, परिणाम उसके ये होंगे। लेकिन ये डॉक्टर का रास्ता जिसमें आप पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे लेकिन वो वैल्यू, वो चीज़ जो आपको चाहिए थी वो नहीं होगी आपकी लाइफ में, है ना। तो ये कैसे कन्वे किया गया है, द स्पीकर स्टैंड्स एट अ फॉर्क इन द रोड सिंबलाइजिंग अ लाइफ डिसीजन। यहाँ पर कैसे स्पीकर जो है वो बीच में खड़ा हुआ होता है और वो अपने लाइफ के डिसीजन को लेने के लिए बिल्कुल उत्सुक होता है, उसको नहीं पता होता ये लाइफ डिसीजन ही तो है, आर्टिस्ट और डॉक्टर बनना कुछ भी, ठीक है। ही चूजेस द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय शोइंग इंडिविजुअलिटी एंड करेज टू टेक अ डिफरेंट पाथ। अब एक रास्ता ना ऐसा है जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा लिया गया है, लेट्स से ये वाला रास्ता है, ठीक है। ये वाला रास्ता बहुत कम लोगों ने लिया है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा साफ सुथरा जो आपको समझ आए, ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हैं, लेट्स से ये पोएट है, ये वाला एक रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है, ठीक है। अब ये वाले रास्ते पे ना पैरों के निशान उसको दिखाई दे रहे हैं, किसको, पोएट को। इसका मतलब है इस रास्ते पर बहुत लोग गए हैं, और ये वाला जो रास्ता है इस पर कम पैरों के निशान है, और यहाँ पर पतझड़ मतलब पत्ते वगैरह ये सब भी, और सुनसान रास्ता है, बिल्कुल अंधेरा वगैरह ये सब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस रास्ते पर जाने से लोग डरते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से बताया गया है पोएम में कि जो लेस ट्रेवल बाय रोड है, जो कम ट्रैवल किया गया है, वो एक तरीके का लोगों का मतलब जो लोग इस पे गए उनका एक करेज दिखाता है, उनकी हिम्मत को दिखाता है कि उन्होंने अलग रास्ता कैसे चुना होगा, ठीक है। द पोएम सजेस्ट दैट आवर डिसीजंस शेप आवर फ्यूचर एंड मेक ऑल द डिफरेंस। ये पोएम ये भी बताती है कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं, हमारे जो निर्णय होते हैं, वो हमारे फ्यूचर को कैसे शेप देते हैं। अगर आप ये रास्ता चुनते हो लेकिन आपको इसमें खुशी मिल रही है, ठीक है, तो इस खुशी वाले रास्ते को आप चुनने के बाद भी बहुत अच्छे से, हो सकता है कि इसमें थोड़ी ज़्यादा परेशानियां आए, थोड़ी ज़्यादा कठिनाइयां आए, ठीक है। तो ये जो रास्ता है ये कैसे आपके फ्यूचर को शेप देगा, और सारे डिफरेंसेस इसी रास्ते से, इन्हीं दो रास्तों से क्रिएट होने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, जिन बच्चों ने पोएम नहीं भी पढ़ी है उनको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कैसे क्या है। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन तेम्बू एंड हिज फादर बलदेव। बलदेव और जो तेम्बू हैं, उनके बलदेव फादर हैं तेम्बू के, उनके बीच का रिलेशन कैसा था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर पता होगा। द टाइगर इन द टनल से है ये आपका, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। लेट्स सी कैसा रिलेशन था। तेम्बू और उसके फादर जो थे वो एक क्लोज और अफेक्शनेट रिलेशनशिप को शेयर करते थे, मतलब बहुत नजदीकी और बहुत अफेक्शनेट सा, बहुत प्यार भरा उनका रिलेशन था, ठीक है। क्यों, क्योंकि बलदेव की जो सिस्टर्स थी और उनकी माँ थी, ठीक है, वो तो गांव के उस पार रहती थी, है ना। और सिर्फ बलदेव और बलदेव की सिस्टर नहीं, सॉरी, तेम्बू की सिस्टर और तेम्बू की माँ और जो बलदेव की वाइफ और उनके बच्चे थे
लड़कियां खासकर, वो अलग मतलब गांव में रहती थी। और बलदेव जो था वो बेसिकली उस टनल की रक्षा करने के लिए उस स्टेशन पर लगाया गया था, जहाँ पर बहुत खतरा होता था, जहाँ पर कि टाइगर के आने का डर होता था, ठीक है। लेकिन तेंबू फिर भी मतलब अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने पिता के साथ उस रास्ते पर जाता है। तो इससे उनका क्लोज और अफेक्शनेट रिलेशनशिप दिखता है, और ये भी दिखता है कि तेंबू को अपने पापा के ऊपर कितना विश्वास था। तेंबू रेस्पेक्ट हिज फादर्स करेज, वो अपने पिता की हिम्मत को के लिए उसकी रिस्पेक्ट करता है। वाइल जो बलदेव है वो प्रोटेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल फील करता है अपने सन के लिए, यानी उसको ये फील होता है बलदेव को कि ये मेरा मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हर एक चीज से बचाना। द रिलेशनशिप बिटवीन तेंबू एंड हिज फादर बलदेव इज फुल ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। तेंबू जो है वो अपने फादर को एक ब्रेव प्रोटेक्टर की तरह गार्ड मतलब देखता है, जो कि टनल को डेंजर से बचा रहे थे। और बलदेव जो है इन रिटर्न तेंबू को एक लेसन टीच करता है, लेसन ऑफ करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बलदेव की डेथ के बाद भी तेंबू जो है, बलदेव मर जाता है, आपको पता है, वो पूरा आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें बलदेव मर जाता है। उसके बाद तेंबू उसके फादर की जो स्ट्रेंथ है और उसकी जो मतलब हिम्मत भरी ड्यूटी थी उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। सो ये रिलेशन था। अगले अगले क्वेश्चन में 2 नंबर का है, व्हाट इज द इंट्रूडर्स प्लान एंड व्हाई डज इट फेल। इंट्रूडर का क्या प्लान था और वो कैसे फेल हुआ। लेट्स सी कैसे फेल हुआ। द इंट्रूडर्स प्लान वाज टू किल जेरार्ड। क्या क्या प्लान था उसका, कि वो जेरार्ड को मारना चाहता था और उसके बाद उसके घर में जिरार्ड बनकर रहना चाहता था। बिकॉज क्यों, जिरार्ड जो है वो अकेला रहता था पहली बात, और एक प्ले राइट था, ठीक है, मतलब एक तरीके से बेहरूपिया टाइप। ही थॉट नोबडी वुड डाउट हिम। उसने क्या सोचा इंट्रूडर ने, कि कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करेगा। लेकिन ये प्लान फेल हो गया क्योंकि जिरार्ड जो था वो एक क्लेवर, चालाक और क्विक विटेड इंसान था, यानी जल्दी से दिमाग लगाने वाला, जल्दी से सोचने वाला व्यक्ति था जिरार्ड। जिरार्ड ने क्या किया, इंट्रूडर को एक कबर्ड में लॉक कर दिया, और उसके बाद उसकी जो इंटेलिजेंस थी उससे प्रूव हो गया कि वो क्राइम से ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी में और में दिया हुआ है, या तो आप ये वाला कर सकते हो या फिर ये वाला। हाउ डज जिरार्ड यूज हिज क्रिएटिविटी टू एस्केप द सिचुएशन विद द इंट्रूडर। जिरार्ड कैसे अपनी क्रिएटिविटी को यूज करता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए जो इंट्रूडर के साथ उसकी बन गई थी। सो लेट्स सी, देखते हैं। जिरार्ड ने अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ प्लेराइट हु वाज आल्सो अ क्रिमिनल। जिरार्ड ने एक तरीके से ऐसा दिखाया कि वो भी एक क्रिमिनल ही है, उस मतलब कभी वो एक क्रिमिनल हुआ करता था और अभी वो एक प्लेराइट है। दिस कंफ्यूज्ड द इंट्रूडर एंड गेव जिरार्ड टाइम टू ट्रैप हिम। जिसकी वजह से जो इंट्रूडर था वो कंफ्यूज हो गया और जिरार्ड को भी टाइम मिल गया उसको फंसाने का। हिज इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड सेव्ड हिज लाइफ। और उसकी जो ये बुद्धिमानी थी और चालाकी थी, उसकी दिमाग की जो प्रेजेंस थी, उसने उसकी लाइफ बचा ली। कैसे, उसने जो इंट्रूडर को था उसमें उस कबर्ड में लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद पुलिस वगैरह जो भी है आ गई थी। 24th क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आई मस्ट नो द ट्रुथ। 2 मार्क्स का है। आई मस्ट नो द ट्रुथ जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये क्यों, मतलब ऐसा ही टाइटल क्यों रखा गया और ये टाइटल क्या सही है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्यों जरूरी था। द टाइटल आई मस्ट नो द ट्रुथ इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मिनीज डिटर्मिनेशन टू डिस्कवर हर रियल आइडेंटिटी। ये टाइटल जो है ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट था। क्यों था, क्योंकि मिनी जो है उसके डिटर्मिनेशन को दिखाता है, मतलब उसका जो दृढ़ निश्चय था कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी को जाने, कि वो कौन है, असलियत में वो कौन है, उसके डिटर्मिनेशन को ये टाइटल दिखाता है। इवन व्हेन अदर्स हाइड द ट्रुथ, जब बाकी लोग उससे सच्चाई छुपा रहे थे, शी शोज करेज एंड इंसिस्टेंस टू नो अबाउट हर पेरेंट्स। वो हिम्मत दिखाती है और एक इंसिस्टेंस दिखाती है, वो बहुत विनम्र तरीके से जानना चाहती है कि उसके पेरेंट्स आखिर कौन है। द टाइटल एम्फसाइजेस द थीम ऑफ ट्रुथ, आइडेंटिटी एंड अ चाइल्ड्स राइट टू नो हर ओरिजिन। ये जो टाइटल है ये दिखाता है आई मस्ट नो द ट्रुथ, यानी कि मुझे पता होना चाहिए सच्चाई के बारे में, सच्चाई आखिर क्या है। तो ये जो टाइटल है ये दिखाता है कि जो थीम है ट्रुथ की, सच्चाई की, आइडेंटिटी की क्या क्या पहचान है, और एक जो बच्चा होता है उसको उसके ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए, ये टाइटल दिखाता है। ओरिजिन यानी वो कहाँ से कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब कौन है वो, ठीक है, बेसिकली उसके पेरेंट्स कौन है। सो लेट्स गेट
टू दी सेक्शन बी, नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है। इसमें बेसिकली 25 से लेके 27 क्वेश्चन जो है वो पैसेज दिया हुआ है प्रॉपर, उस पैसेज से आपको आंसर निकालने। देख लो पहले क्वेश्चंस को देख लो, ठीक है। क्वेश्चंस क्या क्या है अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लो। टेक्नोलॉजी ने कैसे चेंज किया है द वे वी कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं कि कैसे हम बातचीत करते हैं उसके बारे में। 2 नंबर का है व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में बताई हुई मॉडर्न जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको बताना है। व्हाट चैलेंजेस, या और में दिया हुआ है कि क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है राइज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में जो टेक्नोलॉजी का राइज हो रहा है, टेक्नोलॉजी उभर के आ रही है, उसके क्या क्या चैलेंजेस लोगों को फेस करने पड़ते हैं। व्हाट व्हाई इज डिजिटल लिटरेसी एम्फसाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसमें डिजिटल लिटरेसी को क्यों एम्फसाइज किया गया है, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द पैसेज। अच्छा यहाँ पे करवाऊं या फिर यही कर लेते हैं। देखो पैसेज पढ़ते हैं पहले। द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, गॉन आर द डेज व्हेन पीपल रिलाइड प्राइमरली ऑन लेटर्स एंड फेस टू फेस इंटरेक्शंस टू कन्वे मैसेजेस। यानी कि जो एक टेक्नोलॉजी का बढ़ता रूप है ना उसने बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से हमारी जो कम्युनिकेशन है इस ज़माने की उसको बहुत अच्छे तरीके से आप कह सकते हो उभारा है या ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब वो दिन गए जब लोग बिल्कुल अपने कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए लेटर्स पे या फेस टू फेस बात करने पे जो भी अपना मैसेज देना चाहते हैं उन पे ज़्यादा रिलाई करते थे, ठीक है। विद द राइज ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइसेस कम्युनिकेशन हैज़ बिकम इंस्टेंटेनियस एंड एक्सेसिबल फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कि जैसे जैसे इंटरनेट का राइज हुआ है ना, इंटरनेट आया है और ये जो मोबाइल डिवाइसेस आए हैं इससे लोगों की जो बातचीत है, अभी आपको अपने फ्रेंड से अगर बात करनी हो ये थोड़ी ना कि आप लेटर लिख के उसको दोगे, आप इंस्टेंटली उसके पास मैसेज करोगे उसका रिप्लाई आ जाएगा। नहीं आया तो फिर आप सीधा उसके पास क्या करोगे, वीडियो कॉल कर दोगे या कोई कॉल कर दोगे, नॉर्मल कॉल कर दोगे, तो वही इंस्टेंट हो गया है हमारा कम्युनिकेशन, एक्सेसिबल हो गया है। मतलब अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा होता है ना कि दूर दराज अगर कोई गांव में भी रह रहा है तो उसके पास भी ये एक्सेस है कि वो इंटरनेट की सेवा जो है वो ले सकता है। इस तरीके से कहीं भी आप वर्ल्ड में हो आपको हर एक चीज़ इंस्टेंटली मिल जाती है। तो पहला का आंसर तो यही है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है उसने सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म किया है हमारे कम्युनिकेशन को। अब वो दिन गए जब हम लेटर्स पे या फेस टू फेस इंटरेक्शन पे मैसेज को कन्वे करने के लिए रिलाई करते थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी आप लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। बाकी राइज ऑफ इंटरनेट आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। Next, social media platforms, messaging apps, and video conferencing tools have redefined the way we connect with others. These technologies enable individuals to share ideas, collaborate on projects, and maintain relationships across distances. Moreover, they have provided a voice to those who may have been marginalized in traditional communication settings. यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके मैसेजिंग ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी हैं, ये व्हाट्सएप वगैरह, इनसे और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है हमारे पास उससे हम किस तरीके से लोगों से बात करते हैं उनसे बिल्कुल रीडिफाइन कर दिया है हमारे तरीकों को। पहले कहाँ चिट्ठी लिखी जाती थी, वीडियो कॉल्स वगैरह नहीं होती थी, चिट्ठियाँ लिखते थे, ठीक है, फैक्स भेजते थे। इसके अलावा आपका जो मोबाइल पे बात होती है वो करते थे, उसमें हमारे आपस में एक तरीके से वीडियो वाली बात नहीं थी ना, है ना। और ये जो नई नई चीज़ें आई हैं उससे किस तरीके से हम किस तरीके से बात करते हैं लोगों से हमें बदल दिया है। अब देखो बी पार्ट में हमसे क्या पूछा था, बेनिफिट्स बताने थे मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के जो मेंशन हैं, ठीक है। तो ये देख लो कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग ऐप्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हैं, इन्होंने हमारे किस तरीके से हम बात करते हैं उस चीज़ को रीडिफाइन करा है। और इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हम अपने आइडियाज़ को, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, आपका फ्रेंड आपके साथ, कोई आपको प्रोजेक्ट मिला है लेट्स से, और आपका फ्रेंड आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है तो आप वो ऑनलाइन भी कर सकते हो, है ना। आप अपने रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन करते हो। वो बोलते हैं ना हम क्या बोलते हैं उसको, आम दिमाग से निकल रहा है, डिस्टेंस रिलेशनशिप, अरे भूल गई, क्या छोड़ो।
अच्छा ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और ये उन लोगों को भी एक वॉइस देता है जो कभी मार्जिनलाइज हो गए थे। अभी आपने वो वीडियो देखी होगी आई थिंक, जिसमें एक साउथ अफ्रीकन है, वो बहुत अच्छा डांस करता है, आई डोंट नो हिज नेम। और वो भी पहले कहाँ उन लोगों की बात सुनी जाती है, उनके पास इंटरनेट एक्सेस आया उसके बाद उन लोगों के पास ये एक जो है ये जो है एक तरीके से उनके पास आप कह सकते हो कनेक्टिविटी आने के बाद उन उन लोगों के पास एक वॉइस आई है ना। तो ये आप लिखेंगे आपके सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में, ठीक है। आपको जितना चाहे, मतलब जितना चाहे उतना तो नहीं, मतलब 2-2 मार्क्स का है तो उस हिसाब से आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें देखो चैलेंजेस क्या फेस किए हैं राइज ऑफ टेक्नोलॉजी आने की वजह से। हाउएवर वाइड टेक्नोलॉजी हैज एनहांस्ड कनेक्टिविटी इट हैज आल्सो ब्रॉट अबाउट चैलेंजेस। अब देखो चैलेंजेस की बात इस वाले पैरा में हो रही है। कौन कौन से इशू है? इशू सच एज साइबर बुलिंग होती है, मिस इन्फॉर्मेशन और एक डिक्लाइन इन फेस टू फेस इंटरेक्शन आर नोटेबल ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो इतना आप लिखेंगे बी के जो आपका और वाला पार्ट दिया हुआ है उसमें, ठीक है। कौन कौन से इशू हैं? साइबर बुलिंग होती है ना, साइबर बुलिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती हैं। अब मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी किसी के भी बारे में कि ये सेलिब्रिटी इस तरीके से ये कर रहा है, ठीक है, ये कुछ भी चीज़ें तो वो फैलाई जाती हैं। और एक जो फेस टू फेस बात हुआ करती थी वो चीज़ अब नहीं रही है ना। फेस टू फेस बात हट गई है, सीधा मैसेज करते हैं, ये सब, ये सारी जो है ड्रॉबैक्स हैं। और इसके अलावा जो ओवर रिलायंस है, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन पर हम इतने रिलाय हो गए हैं ना। अभी आप देखो, अभी जो आप पहले कभी बुक्स में पढ़ा करते थे, बुक्स पढ़ के पेपर दिया करते थे पेपर पे, वो चीज़ क्या हो गई है, अभी आप फोन में वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। तो ये ओवर रिलायंस ही तो हो गया है। मतलब आप सोचते हो अरे बुक उठा के देखूंगा, इससे अच्छा एक वीडियो देख लेता हूँ। हालांकि वो आपकी हेल्प भी करता है, लेकिन ये एक तरीके का ओवर रिलायंस ही है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वीकन भी करता है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाई इज डिजिटल लिटरेसी। अब यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी की बात करी गई है, तो हम देखते हैं टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाइल मिटिगेटिंग इट्स डाउनसाइड्स इट इज एसेंशियल फॉर यूजर्स टू हेल्प टू डेवलप डिजिटल लिटरेसी स्किल्स। तो यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी स्किल्स की बात आ गई। क्यों आ गई है? क्योंकि ताकि हम जो बेनिफिट्स एंड टेक्नोलॉजी का उनको हार्नेस कर सके, उनके बारे में समझ सके, ठीक है, और उनका अच्छा इस्तेमाल कर सके। और जो इसकी डाउन साइड्स हैं, मतलब जो इसके चैलेंजेस हैं, उनको कम कर सके। तो हमें एक डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे अपने मोबाइल को कितना यूज़ करना है, ठीक है। इसको आप कह सकते हो साक्षरता भी होनी चाहिए आपके अंदर उतनी उसको यूज़ करने की, ठीक है। सो ये आप लिख देंगे, ये वाला आपका सी पार्ट हो जाएगा। इतना भी लिखोगे ना तो भी 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, पैसेज पढ़ना है, वही है 28 से लेके 30 तक आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में पूरा पैसेज होने वाला है। पहले हमारा सबसे पहला रूल है क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाता है कितना मुझे को कितना ढूंढना है पैसेज में। वाई इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। पहली बात क्वेश्चन में दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। हाउ डू प्रीडेटर्स कंट्रीब्यूट टू इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो प्रीडेटर्स होते हैं वो कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या चैलेंजेस जो है वाइल्ड लाइफ फेस करता है जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। और आपको सिमिलर मीनिंग निकालने हैं पैसेज में से, जिसमें पहला है बिकम्स मोर सीरियस, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स। ये तो वैसे भी आपको पता होगा, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स। ये तो मैं बिना पैसेज आप मतलब आपको पता होना चाहिए। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि क्या खाते हैं, जो कि मांस खाते हैं, मीट वगैरह, मतलब नॉन वेज वगैरह खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि आपके प्लांट्स खाते हैं, और कार्निवोर्स वो होते हैं जो आपके मांस खाते हैं। और एक होता है ओमनीवोर्स। अब मुझे आप कमेंट में बताओ ओमनीवोर्स क्या होते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, सेकंड वगैरह ये सब देख लिया। अब हम देखते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लानेट। यानी वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब आपको पता होगा कि जानवरों की रक्षा करना, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, और आपको पेड़ पौधे उनकी रक्षा करना, ये बहुत क्रूशियल है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता,
जैव विविधता, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि जो आपको पता है जैव विविधता क्या है, साइकिल होती है कि एक जो जानवर है, प्राइमरी जो सोर्स है वो दूसरे वाले पे डिपेंड करता है, फिर दूसरे वाला उस पे, मतलब इस तरीके से जो पूरी साइकिल है वो चलती रहे, ठीक है। जैसे घास जो है वो जो आपके भेड़ बकरी खाते हैं, भेड़ बकरी जो है उसके बाद भेड़ बकरी को वो जानवर, दूसरे जानवर खा जाते हैं, फिर उसको दूसरे जानवर खा जाते हैं, फिर उसको दूसरे, तो ये पूरी साइकिल है, ये चलती रहती है। तो ये जो है ये जरूरी है हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को मतलब इसको अगर मेंटेन करना है बायोडाइवर्सिटी को, तो हमें जरूरी है कि ये सब हम बचा के चलें। इट इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग वेरियस स्पीशीज, इसमें क्या आते हैं, हर एक जो स्पीशीज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके हैबिटेट्स को इंश्योर करना, कि मतलब उनके जो हैबिटेट्स हैं जहाँ पर वो रहते हैं उनको इंश्योर करना कि वो उनके सर्वाइवल में हो, ठीक है। मतलब उनके सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें हैं, जैसे हैबिटेट्स क्या होते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं। जैसे आप अगर मछली की बात करो, मछली कहाँ पर रहती है, मछली रहती है जल में। जल कौन सा हो सकता है, नदी का जल हो सकता है, उसमें मछली रहती है। समुद्र का जल होता है, उसमें मछली रहती है। तालाब में रहती है, झरनों में रहती है। तो यहाँ पर ये जो तालाब, झरने, समुद्र है, इन सबको हमें गंदा नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। एवरी स्पीसीज हैज अ यूनिक रोल इन द इकोसिस्टम, हर एक स्पीशीज का एक रोल होता है, एक बहुत यूनिक रोल होता है। और अगर एक भी स्पीशीज को हम लूज करते हैं ना, तो हमें अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस, यानी आने वाले बहुत ऐसे बुरे परिणाम मिल सकते हैं, जैसे कि प्रेडेटर्स। अच्छा देखो, आपने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिया कि ये क्यों जरूरी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो यहाँ से आप यहाँ से लेके पूरा आप लिखोगे यहाँ तक, ठीक है, अगर आपको पूरे अच्छे मार्क्स चाहिए तो। उसके बाद प्रीडेटर्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस में, तो ये इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। प्रीडेटर्स मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ हर्बीवोर पॉपुलेशन, प्रिवेंटिंग और ओवरग्रेजिंग एंड अलाउइंग वेजिटेशन टू थ्राइव, ठीक है। प्रीडेटर्स कौन होते हैं, शिकारी। शिकारी किस तरीके से मेंटेन करते हैं हमारी पूरे वाइल्ड लाइफ उसको, तो उसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन क्या, चैलेंजेस बताना है। तो चैलेंजेस क्या क्या है, मोर ओवर वाइल्ड लाइफ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ह्यूमन वेलफेयर, बहुत सी मेडिसिन भी यहाँ पर बनाई जाती हैं प्लांट और एनिमल्स की मदद से। और नेचुरल वर्ल्ड जो है प्रोवाइड करता है एसेंशियल रिसोर्सेज, जैसे फूड, वाटर, ये सब भी तो हमें नेचर से ही मिलता है, रॉ मटेरियल। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जो प्रेशर होता है वाइल्ड लाइफ इंटेंसिफाइज यानी बढ़ना, लगातार बढ़ना, तो ये जो है ना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंटेंसिफाइज, सेम मीनिंग का है, इस पर आप लिखोगे इंटेंसिफाइज, ठीक है। आगे ये जो है एक प्रेशर आ जाता है वाइल्ड लाइफ पर कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, रिजल्टिंग इन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड वॉशिंग टू कॉम्बैट दीज चैलेंजेस, ये सभी चैलेंजेस की बात हो रही थी, ठीक है। तो कौन कौन से चैलेंजेस थे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका सी पार्ट में आ गया। तो ये क्या क्या चैलेंजेस हमने देखे, चैलेंजेस हैं जैसे कि जो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती हैं, और जो आपका वाइल्ड लाइफ जो एक प्रेशर होता है ना वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे ह्यूमन, क्योंकि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़रूरत की बात क्या आएगी, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, है ना, तो वो चीज़ बढ़ जाती है। और इसके अलावा इफेक्टिव कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जिसमें कि स्टेबलाइजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और लीगल इन्फोर्समेंट अगेंस्ट पोचिंग। A public awareness or education about wildlife conservation play a fundamental role in fostering appreciation for nature. By understanding the importance of each species and delicate disconnection with ecosystem, communities can work towards more sustainable practices, ठीक है, तो ये सब आपका आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो, ensuring a vibrant planet for future generations, तो ये जो vibrant है ना, इसका आंसर है full of life and energy, ठीक है, जिसमें बहुत एनर्जी और फुल ऑफ लाइफ हो उसको हम वाइब्रेंट बोलते हैं। सो बेसिकली ये जो चैलेंजेस वाला था ये सिर्फ इतना था, बाकी के पैसेज में सिर्फ आपको सिमिलर मीनिंग निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ओके सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये वाले सारे समझ में आ गए होंगे पैसेज वाले कैसे करने हैं। तो ये वाला जो है अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है, ग्रामर सेक्शन है। ये वाला जो सेक्शन है आपका बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन सी होता है ना, ये होता है एक आपका स्कोरिंग,
ठीक है, मतलब हर साल ये वाला सेक्शन रिपीट होता है और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एज इन सेम फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, सो 31st क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपकी वर्ब दी हुई है ना, उनको आपको सेम फॉर्म में जो पैसिव फॉर्म है उनकी वर्ब की, वो आपको इस्तेमाल करनी है और फिर उसके बाद उसको लिखना है। ठीक है, सो ये अभी आपका द कुकीज डैश बेक बाय माय ग्रैंडमदर एंड डैश ईट हंग्रीली। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। द कुकीज वर बेक्ड। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट आएगा कि ये कैसे, मतलब वर क्यों आया और ये ईटन ईटन हो जाएगा, वर ईटन हंग्रीली। देखो क्या होता है, जब आप पैसिव फॉर्म की बात कर रहे होते हो, पैसिव वर्ब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी पैसिव फॉर्म है उसकी बात हो रही है। अब अगर आप एक्टिव फॉर्म में बोलते हो, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में अगर आप किसी सेंटेंस को बोलते हो तो आप क्या बोलते हो कि मैंने कुकीज खाई। ठीक है, मैंने कुकीज खाई, या मेरी दादी ने कुकीज बनाई, मेरी दादी ने कुकीज बनाई। ठीक है, अब अगर आप उसको उसमें पैसिव फॉर्म में बोलोगे तो क्या बोलोगे, मेरी दादी के द्वारा, या जो कुकीज है, कुकीज मेरी दादी के द्वारा बनाई गई। ठीक है, बनाई गई, तो वहां पर क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना वो चेंज हो जाता है। इसको हम एक मिनट रुक जाइए, बस थोड़ी सी देर। Let me just give me some time। ठीक है, ये लो आपके लिए इजी बना दिया। ये देखो, अगर हम पैसिव वर्ब की बात करें या पैसिव फॉर्म की बात करते हैं, तो पैसिव फॉर्म में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट चेंज होके सब्जेक्ट बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ अगर आपको नहीं समझ आया तो। अगर मैं बोलूँ शी बेक्ड कुकीज, शी बेक्ड कुकीज, यानी उसने कुकीज बनाई, उसने कुकीज बनाई। तो ये जो आपको पता होना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ। तो शी इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बेक्ड इसमें हो जाएगा वर्ब, वर्ब की वो भी आपकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। और कुकीज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुकीज आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात पता होगी। अब मैंने आपसे बोला ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चेंज हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में बना रहे हैं, ये आपका एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये आपका एक्टिव फॉर्म है। तो कुकीज जो था, जो आपका ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद सेकंड चीज इसमें होती है कि जो आपकी वर्ब होती है ना, वर्ब, वो उसके साथ, जैसे अगर बी की बात करें, बी के साथ प्लस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप बोलते हो V3 फॉर्म, वर्ब के साथ V3 फॉर्म लग जाती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, बेक था ना आपका, बेक था और ये ईट था, ये क्या है, बेस फॉर्म है। ये क्या है, बेस फॉर्म है। आपको कुछ कुछ वर्ब की फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन तब जब आपको फॉर्म्स याद हो। तो ये बेस फॉर्म है वर्ब की, बेक। ठीक है, इसको हम किस में करेंगे, पास्ट फॉर्म में करेंगे। तो पास्ट वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में करना है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी बेक की, बेक्ड, बेक्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म में, एक्चुअली सेकंड नहीं, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे ना, तो थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ऐसे होता है ना, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईटन होता है वो थर्ड फॉर्म हो जाता है। ओके, सो वर्ब को हम क्या करते हैं, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये जो बेक्ड है वो क्या हो जाएगा, जो बेक्ड है वो आपका बन जाएगा, क्योंकि बेक्ड जो है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जो है इसको थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड फॉर्म के साथ साथ अब कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ आपने देखा वर लगाया गया है। ये वर क्यों लगाया है आखिर? ये वर इसीलिए लगाया है क्योंकि अगर आप वर्ब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं ना, अगर वर्ब में पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो वर्ब होती है उसके साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो वर लगेगा। ठीक है, वो कब लगेगा? वो प्लूरल में लगेगा, वर। ठीक है, तो कुकीज वर बेक्ड। अब कुकीज वर बेक्ड, कुकीज बनाई गई किसके द्वारा? शी के द्वारा, शी के द्वारा। तो शी को हम चेंज करेंगे। ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, आपको इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पैसिव फॉर्म बनाते हुए प्रोनाउन जो है वो शी का हर बन जाता है, आई का मी बन जाता है, ठीक है, ही का हिम बन जाता है। जो मतलब बेसिकली जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो इसमें चेंज हो जाते हैं। तो शी का हर, आई का मी, ही का हिम, माई का माइन, माई का माइन, इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है शी, शी, शी के साथ क्या लगेगा? शी का हर लगेगा, हर। ठीक है, और इसके द्वारा यानी बाय हर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखो कुकीज जो था वो था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम खींच के आगे ले आए। ठीक है, वर्ब एक्ड जो आपका वर्ब सेकंड फॉर्म थी वो हमने वर्ब थर्ड फॉर्म वर के साथ लगा दी। क्यों लगा दी वो आपको पता चल गया। जो आपके प्रोनाउन थे वो हमने चेंज कर दिए हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, बाय आपको पता है कि उनके द्वारा बनाई गई, तो इसलिए बाय लगाया गया। आई होप आप इस पूरे कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे क्या आपका जो चीजें होती है वो किस तरीके से होती हैं। द कुकीज वर बेक्ड बाय माय ग्रैंडमदर, यानी अगर आप इसकी एक्टिव फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? माय ग्रैंडमदर, ये जो आपका सब्जेक्ट था, आपको मैंने बताया कि जो पैसिव फॉर्म होती है ये आपकी पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट होता है ना, कौन सा सब्जेक्ट? ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। इसका मतलब आपका जो ये वाला सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। इससे भी पता चलता है कि पैसिव फॉर्म है। तो हम इसको आगे लिखते हैं, माय ग्रैंडमदर, माय भी है ना, माय ग्रैंडमदर, मैं जीएम लिख रही हूँ। माय ग्रैंडमदर वर्ब बेक्ड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, बेक्ड, बेक्ड। द कुकीज क्या है? द कुकीज आपके है ऑब्जेक्ट, तो हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, द कुकीज। माय ग्रैंडमदर बेक्ड द कुकीज। ठीक है, एंड वर ईटन हंग्रीली, जो कुकीज थी वो हमने भूख के मारे हमने खा ली। ठीक है, अब इसमें बी पार्ट आप खुद करोगे, मैंने आपको बता दिया इसी तरीके से होगा। द प्लांट्स डैश कल्टीवेट बाय द लोकल फार्मर्स एंड डैश यूज टू सस्टेन द कम्युनिटी। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में खुद करके बताओगे। सेम इसी तरीके से है, यहाँ भी वर आएगा, यहाँ भी वर आएगा, बस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, कल्टीवेट की थर्ड फॉर्म लगानी है, यूज की थर्ड फॉर्म लगानी है। आई होप आप समझ गए होंगे पूरा अच्छे तरीके से। अब देखो, अब ये आपका क्वेश्चन आ गया, चेंज करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का क्वेश्चन है। द शी आस्क्ड मी आर यू कमिंग टू द पार्टी, उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे क्या पूछा? क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो। तो इनडायरेक्ट में बनाना है। इनडायरेक्ट, अच्छा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि मैं हूँ ये, ठीक है, और आप हो ये, मेरी आपसे डायरेक्टली बात हो गई, मेरी आपसे डायरेक्ट बात होगी तो मैं आपसे क्या पूछूंगी? मैं आपसे पूछूंगी क्या तुम पार्टी में आओगे, या क्या तुम होमवर्क करोगे, तो आप मुझे डायरेक्टली जवाब दोगे। ठीक है, अब यही बात जो मैंने आपसे पूछी है ना कि क्या तुम पार्टी में आओगे या क्या तुम होमवर्क करोगे, वो तुम किसी तीसरे बंदे को जाके बता रहे हो, इसको इस तीसरे बंदे को जाके बता रहे हो कि पता है उसने मुझसे पूछा। हम कैसे बोलेंगे फिर? ये आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि क्या तुम पार्टी में आओगे, इस तरीके से नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे? उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पार्टी में जा रहा हूँ, क्या मैं पार्टी में जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ रहा हूँ का जा रहा हूँ बन जाता है ना। तो हम उसी तरीके से फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो क्या पूछा उसने मुझसे, एक बार हम एक ले लेते हैं, एक मिनट।
डोंट नो ये क्यों नहीं हो रहा है। बस 1 मिनट रुक जाइए। चलो ये भी सही है वैसे, ठीक है तो देख लेते हैं। उसने मुझसे क्या पूछा, उसने मुझसे पूछा शी आस्क्ड मी, क्वेश्चन यही था, शी आस्क्ड मी आर यू, इन्वर्टेड कॉमा के साथ, आर यू कमिंग टू द पार्टी, टू द पार्टी। अब ये बात मैंने आपसे पूछी है, लेट्स से उसने मुझसे पूछा क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, तो अब ये बात आपको किसी को बतानी है, अपने किसी एक फ्रेंड को बतानी है कि उसने मुझसे पूछा। अब ये उसने मुझसे पूछा ये तो सेम ही रहेगा, है ना, उसने मुझसे पूछा तो सेम ही रहेगा, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, ठीक है, क्या पूछा उसने मुझसे। अब यहाँ पर ये जो कॉमा है ना ये सब नहीं लगाने हैं, इनडायरेक्ट में कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगता। शी आस्क्ड मी आर यू, अब ये आर यू जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या मैं, क्या मैं, तो आर का बन जाता है इफ, आर का बन जाता है इफ आई, इफ आई कमिंग टू द पार्टी। अब ये हो गई है पास्ट की बात, ये हो गई है पास्ट की बात, तो पास्ट की बात है तो इसका मतलब was लगेगा। इफ आई was coming to the party, if I was coming to the party, ठीक है, बस यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग टू द पार्टी। सेकंड पार्ट, इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है एक बार देख लीजिए। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है ही सेड आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, उसने कहा कि उसने वो मूवी पहले देखी है। दैट मूवी का आपका बन जाता है दैट मूवी सीन बिफोर, ठीक है, उसने वो मूवी पहले देखी है, उसने ये कहा, तो हम इसको लिखेंगे he said, पहले मैं आपको एज इट लिख के दिखाती हूँ, he have seen that movie before, ठीक है, उसने कहा ये उसने कहा उसने वो मूवी पहले देखी है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना आपका जो ये हैव सीन है ये हैड सीन बन जाएगा, हैड सीन, क्योंकि ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है ये चल रही होती है प्रेजेंट में, डायरेक्ट स्पीच चल रही होती है प्रेजेंट में, और हमें बनाना है पास्ट में, तो आपको पता होगा हैड का हैव बन जाता है, हैव का हैड बन जाता है, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा। ही सेड, अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लिखते हैं दैट, ही सेड दैट ही, अब क्योंकि ही की बात हो रही है तो ही तो मेरे लिए भी ही वही है, आपके लिए भी ही वही है, ही हैड सीन दैट मूवी, ठीक है, अब कोई मूवी का नाम नहीं लिखा हुआ है तो मूवी बिफोर, बस इतना आपको करना था। ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मूवी बिफोर, दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन अगेंस्ट ईच पेयर, हर एक पेयर के साथ जो कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर ये कनेक्टर है, यहाँ पर ये कनेक्टर है, इनको आपको ज्वाइन करना है। द मैन इज अ टीचर, जो आदमी है वो टीचर है, ठीक है, एक सेंटेंस है, अलग बिल्कुल सेंटेंस है। वी मेट हिम एट द एयरपोर्ट लास्ट वीक, उससे हम एयरपोर्ट पे मिले थे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ठीक है, तो जो मैन है, अब देखो वी मेट हिम, उससे मिले थे, टीचर की बात हो रही है, उस मैन की बात हो रही है ना, उसी की तो बात हो रही है, तो उस आदमी से हम मिले थे, किस आदमी से, हुम, कौन वो आदमी है जिससे हम वहां पर मिले थे, ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे इसमें, वी होम से आपकी सेंटेंस स्टार्ट होगी, होम वी मेट एट द एयरपोर्ट, जिससे हम मिले थे एयरपोर्ट पे लास्ट वीक, इज अ टीचर, वो एक टीचर है, दैट्स इट, जिससे हम मिले थे लास्ट वीक वो एक टीचर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, यू डू नॉट हरी, तुम अगर देखो अगर तो इफ होता है, अगर
तुम जल्दी मत करो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे, तुम जल्दी मत करो, ये कैसी सेंटेंस हुई? तो हमें इफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। इफ यू डू नॉट हरी, कॉमा, यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, यू विल मिस द ट्रेन। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप जल्दी नहीं करते हो तो आप अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। इस तरीके से ये जो इफ है ना, इसका मतलब अगर होता है, और ये बेसिकली आपका एक कंडीशन दिखाने के लिए होता है। इफ जो है वो कंडीशन दिखाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, अगर जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा इफ यू डू नॉट स्टडी, इफ यू डू नॉट, डोंट लिख देती हूँ, डोंट स्टडी, कॉमा, यू विल फेल, यू विल फेल, कि अगर FAIL। ठीक है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना, इफ यू डू नॉट स्टडी, ये क्या है? ये कंडीशन है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो इफ जो है वो कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे पूरा का पूरा अच्छी तरीके से। अब हमारे पास एक फंक्शन राइटिंग स्किल्स का सेक्शन होता है, सेक्शन डी। यहाँ पर आपको 34th क्वेश्चन में क्या करना है? एक समरी बनानी है इस पूरे पैसेज की। ये पैसेज किस बारे में है? द ओशियन इज अ वास्ट एंड मैग्निफिसेंट एक्सपेंस ऑफ वाटर। अब देखो, जिन बच्चों को नहीं आता है उनको मैं बता दूं, ये पूरा आपने पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आया कैसे करना है, तो मैंने हर बार आपको एक ही सॉल्यूशन दिया है कि आपको हर एक पैसेज में से 2 लाइन यहाँ से उठा लो। ठीक है, जैसे मैं लिख लेती हूँ। पहले तो आप क्या करोगे? पहले आप इस समरी को एक नाम दोगे। ठीक है, जैसे एक इस जो ये समरी है ना आपकी, इस समरी में आपको एक टाइटल लिखना होता है। ऊपर आप एक टाइटल लिख दोगे। लेट्स से इसका टाइटल हमने लिख लिया द ओशियन। ठीक है, समरी में बहुत जरूरी है, द ओशियन टाइटल लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो 2 लाइन यहाँ से ले लो, 2-3 लाइन यहाँ से ले लो। ठीक है, मैंने आपको आगे करके भी दिखाया हुआ है कैसे आपको पैसेज करना होता है। 2-3 मतलब समरी जो होती है ना, जैसे अगर ये 3 पैसेज का है तो इसमें से आपको 2 लाइन इसकी, 2 लाइन इसकी, 2 लाइन इसकी, 6 से 7 लाइन में आपका ये पूरा समरी हो जाना चाहिए। उसी को हम समरी सार बोलते हैं। ठीक है, अगर आप 6 से 7 लाइन से ज्यादा करते हो, 10 लाइन 11 लाइन, कोई बच्चे होते हैं ना सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा लाइन लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं, समरी का मतलब होता है छोटे से छोटा सार आपको बताना है कि इसमें इस पूरे पैसेज में क्या बताया हुआ है। तो मैंने हर बार का सॉल्यूशन आपका वही है कि आपको 2-3 लाइन इसमें से यहाँ से उठा लो। ठीक है, जहां पर भी कॉमा खत्म हो रहा है, यहाँ पर मतलब जो आपका फुल स्टॉप है वो लग रहा है, तो 2-3 लाइन हमने यहाँ से ले ली। उसके बाद बीच में से हमने कोई लाइन ले ली, जैसे प्लास्टिक और केमिकल रिलेटेड है ये लाइन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख लिया। फिर उसके बाद ये चैलेंजेस होने के बाद भी हम इंश्योर कर सकते हैं, मतलब बीच बेसिकली यहाँ से बीच की लाइन, ये 2 लाइन यहाँ की ले ली और 2 लाइन लास्ट की ले ली, बस आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी। बस इतना ही आपको करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने समरी किस तरीके से लिखी हुई है। द ओशन कवर्स, ये पूरे पैसेज में, मैं पैसेज इसीलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, पैसेज अलग अलग आते हैं। ठीक है, द ओशन कवर्स मोर देन 70% ऑफ अर्थ, रेगुलेट्स क्लाइमेट and is home to huge biodiversity like fish, coral reefs, and plants. Human activities like pollution, overfishing, and climate change threaten it. Plastics and chemicals harm marine life. Conservation efforts like reducing waste, marine reserves, and sustainable fishing are necessary. If protected, oceans can support future generations. तो बेसिकली इस पैसेज में ये है कि हमारे 70% अर्थ का जो है वो ओशन कवर करता है, और इस ओशन की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है घर मिलता है। ठीक है, जैसे हमारी जो ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, फिश वगैरह, कोरल रीफ्स वगैरह, ठीक है, और आपके प्लांट्स वगैरह, अगर हम इन चीज़ों को, इस ओशन को अगर हम पॉल्यूशन से या किसी भी और चीज़ से इसको अगर हम ख़राब करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? मरीन लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। उसको हमें कम करने के लिए अपने जो वेस्ट हम करते हैं, मरीन रिजर्व्स बनाने चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने सॉल्यूशन भी दे दिया, प्रॉब्लम भी बता दी क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ एक ही समरी में पूरा हो गया। ठीक है,
यहाँ पर आपके नोट्स बनाने हैं। आपको नोट्स बनाने के लिए देखो क्या करना होता है। नोट्स बनाने के लिए आपने पूरा ये पैसेज दिया हुआ है, ये आपका पढ़ा, आपने पहले पता लगाना है ये पैसेज आखिर है किस बारे में। ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड लीडिंग टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। ऑन वन हैंड इट हैज फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंज। 2 से 3 लाइन आप पढ़ोगी ना तो नोट मेकिंग में आपको समझ आ जाएगा कि पैसेज किस बारे में दिया हुआ है। जैसे मुझे समझ आ गया कि ये पैसेज जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, तो आप ऊपर लिखोगे टाइटल में नोट मेकिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन, नोट मेकिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस आप पहली लाइन लिखोगे इसमें इस तरीके से। आपको पता है ना नोट मेकिंग कैसे करते हैं। पहले हमने टाइटल लिखा, ये टाइटल लिखा, जिसको आप ब्लैक पेन से या किसी और पेन से लिख सकते हो। रेड मत यूज करना, ग्रीन मत यूज करना, ठीक है। ब्लैक और ब्लू ही आपके ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग देके लिख लेना। फर्स्ट में हमने लिखा कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैंने यहाँ पर लिखकर भी आपको दिखाया हुआ है। तो देखो ग्लोबलाइजेशन पे पैसेज है, ये नोट्स है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट्स क्या क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है, एक नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, अब पॉजिटिव इफेक्ट पता लगाओ। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसका, एक तरफ तो ये कल्चरल एक्सचेंज और लोगों को सीखने में मदद करता है, डाइवर्स ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस और लाइफस्टाइल को मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ हमारे लिए क्या बनाता है, ग्लोबलाइजेशन थ्रेट भी है। ठीक है, यही बात हमने यहाँ लिखी हुई है। पॉजिटिव क्या होंगे इसके इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट है कल्चरल एक्सचेंज, अवेयरनेस देता है लोगों को, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्विजीन्स हम ट्राई कर सकते हैं, यानी कि जो आपका खाना पीना होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आई होप आपको पता होगा, आप 12th क्लास में है तो आपको इतना तो मैं मतलब कर सकती हूँ ना आपसे उम्मीद। खैर जिसको नहीं पता, ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अगर एक देश दूसरे देश में जाके अपनी कंपनी लगा रहा है या दूसरे देश में अपना आप कह सकते हो कि व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब एक देश दूसरे देश में जा रहा है तो वहाँ के कल्चर के बारे में सीखेगा, वहाँ से अवेयरनेस भी लेके आएगा, वो फेस्टिवल किस तरीके से मनाया जाता है, वहाँ पर क्यूजीन क्या होती हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, लोकल आइडेंटिटी की लॉस हो सकती है, और इसके अलावा लैंग्वेज अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, वेस्टर्न डोमिनेशन हो सकता है इसकी वजह से। फिर उसके बाद इस पैसेज में बात की हुई है इसके इम्पैक्ट के बारे में, यानी बहुत से ऐसे इम्पैक्ट इससे होते हैं। जैसे ये जो है ये क्रूशल ये देखो लोकल बिजनेस जो है वो इससे स्ट्रगल करते हैं कम्पीट करने के लिए लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो आपकी एमएनसी कंपनियां होती है ना वो यहाँ पर आके लग जाती हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो लोकल बिजनेस वाले बंदे होते हैं, जो लोकल स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके सामान को कोई नहीं खरीदता है, वो एमएनसी कंपनीज में काम करना पसंद करते हैं। तो देखो लोकल बिजनेस से सफर करते हैं, एमएनसी से राइज होती है, ऊपर बढ़ती जाती है। सोशल मीडिया जो है वो ग्लोबल कल्चर को स्प्रेड करता है। रिजल्ट क्या आएंगे, इससे लोग जो हैं ग्लोबली कनेक्ट होते हैं लेकिन लोकली डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपने लिख लिया। अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको एब्रीविएशन यूज्ड का एक अलग से डब्बा बनाना है। अब अगर आपको एब्रीविएशन की कोई आपको नहीं पता चल रहा है क्या स्पेलिंग होगी, तो यहाँ पे देखो हर बार क्वेश्चन में ही आपको एब्रीविएशन की स्पेलिंग मिलती है। तो एब्रीविएशन यूज्ड जो है वो आपको यहाँ पर स्पेलिंग देख लेना है, प्रॉपर स्पेलिंग लिखना है, यहाँ पर लिखना है। अब एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना। हो सके तो प्लीज अपने जो ये पूरा आप लिख रहे हो ना नोट मेकिंग, उसमें 1-2 शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे COS का मतलब है कंपनीज, अगर यहाँ पर कहीं भी पैसेज के नोट मेकिंग में COS यूज हो रहा है, इसका मतलब उसका मतलब है कंपनीज। IT का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, और भी आप अपने तरीके से ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन है उसको पूरा ना लिख के आप GBZ लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से बनाओगे। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हो। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे ग्लोबलाइजेशन। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका 35th क्वेश्चन। ठीक है, 35वां क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपको एक्सपीरियंस बताना है आपका, जो आपने दिवाली फेस्टिवल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नेटिव विलेज में, जो आपका गांव है उसमें आपने किस तरीके से अपना दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें। चलिए, So, I celebrated दिवाली with my grandparents in our native village. मैंने अपनी ये दिवाली अपने grandparents के साथ native village में, जो मेरा गांव है, उसमें सेलिब्रेट करी। ठीक है, सेम चीज़ तो ये तो यहाँ पर भी दी हुई थी।
उसके बाद वी क्लीन द हाउस। अब आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, तो आप अपने तरीके से जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिखोगे। हमने अपने हाउस को क्लीन किया, उसको डेकोरेट किया विद रंगोली एंड दियाज एंड ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉडेस लक्ष्मी। और इसके बाद हमने अपनी जो प्रेयर्स थी मतलब माता लक्ष्मी की प्रार्थना करी। माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर्ड स्वीट्स एंड माई ग्रैंड फादर टोल्ड स्टोरीज अबाउट ट्रेडिशन। मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कुछ स्वीट्स बनाई, मिठाइयाँ, ठीक है, और जो मेरे दादाजी थे उन्होंने कुछ स्टोरीज बताई जो हमारे ट्रेडिशन के बारे में थी, हमारे मतलब जो हमारे रीति रिवाज है उनके बारे में। लाइटिंग क्रैकर्स विद कजन्स मेड इट जॉयफुल। और अपने सभी कजन्स के साथ क्रैकर्स बम वगैरह फोड़ना ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल था, बहुत अच्छा था। दिस एक्सपीरियंस टॉट मी द वैल्यू ऑफ कल्चर, यूनिटी एंड फैमिली बॉन्डिंग। इसके ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, इसने मुझे सिखाया कि कैसे हम मतलब हमें अपने कल्चर की क्या वैल्यूज़ है हमारी, ठीक है, यूनिटी एकता के बारे में, और हमारी एक परिवार की जो एकता होती है उसके बारे में सिखाया। चलिए देखो, एक्सपीरियंस जो है वो आपका किसी भी बारे में आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको ये दिखा रही हूँ तो 2 नंबर में दिवाली के ऊपर ही आए। हो सकता है कि आपका कोई मेले में जाते हुए आपका एक्सपीरियंस आपको बताना हो, मतलब एक्सपीरियंस राइटिंग आ सकता है आपका, ये कंफर्म है, ठीक है। पर एक्सपीरियंस किसके बारे में आपका हो सकता है, आपके फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, आप किस तरीके से आपने अपना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल सेलिब्रेट किया, या कैसा आपका एक्सपीरियंस था, वो आपको आ सकता है। 36 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, ए या बी, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या है, इसमें आप यू आर लक्ष्मी, आप एक मतलब आपका नाम लक्ष्मी दिया हुआ है। रेजिडेंट है आप सिल्वर ऑक्स की, आप किसके रेजिडेंट है, सिल्वर ऑक्स में, आप मुंबई में रहते हैं। और आप डीपली कंसर्न्ड है ओवर द प्लास्टिक वेस्ट थ्रोन एवरीवेयर, जो हर जगह प्लास्टिक फेंका जा रहा है, कूड़ा वगैरह वगैरह। तो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर, जो एक अच्छे खासे न्यूज़पेपर के एडिटर है, उनको लेटर लिखना है, इस पे उनका अर्जेंट अटेंशन ड्रॉ करते हुए, ठीक है। किसके ऊपर, प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए तो ये देख लो, लेटर टू एडिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेटर टू एडिटर। तो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में है तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सेंडर्स का एड्रेस, सेंटर एड्रेस हमने लिख दिया, सिल्वर ऑक्स मुंबई। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, डेट जो भी उस दिन की डेट हो वो लिखोगे। उसके बाद आप चाहो तो एक स्पेस छोड़ के फिर आप लिखोगे टू, ठीक है। टू के बाद कॉमा द एडिटर, या सीधा आप टू भी हटा के द एडिटर भी लिख सकते हो। लीडिंग न्यूज़पेपर, अब इस लीडिंग न्यूज़पेपर में नाम आएगा, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आप लिख सकते हो। द हिंदुस्तान, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये आप लिख सकते हो। जो भी आपको दिमाग में आपके उस समय पे न्यूज़पेपर का नाम आ रहा है वो आप लिखोगे, ठीक है, जनसत्ता वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद एक स्पेस मतलब एक लाइन छोड़ के सर लिखेंगे, थ्रू योर न्यूज़पेपर। ये लाइन आपको ज़रूर याद कर लेनी है कि आपके न्यूज़पेपर से मैं एक अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ, किसके लिए, जो एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है प्लास्टिक वेस्ट की मुंबई में, उसके टुवर्ड्स आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स जो हैं वो हर जगह ऐसे ही फेंके जा रहे हैं, इसकी वजह से नालियाँ जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और ये हमारी मिट्टी को भी पोल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा ये हार्म करते हैं एनिमल्स को भी। एनिमल्स को कैसे हार्म करते हैं कि वो जो प्लास्टिक वगैरह है वो एनिमल्स खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको हार्म होता है उनको। इसलिए स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे, ठीक है। और अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, और इसके अलावा जो क्लोथ और जूट बैग्स हैं उनको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक को हटा के क्लोथ और जूट बैग जो होती है उनको यूज़ करना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये हमारी ड्यूटी है, ये हम अपने जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए ये एनवायरनमेंट को बचा के रखें। लाइन छोड़ के आप योर सिंसियरली लक्ष्मी, जो आपका नाम दिया हुआ था वो लिखेंगे। अब जो लड़के हैं ना वो भी यही नाम लिखेंगे, ठीक है। देखो इस लेटर में हमने बेसिकली क्या किया है, सेंडर का एड्रेस, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, बीच में डेट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो आपका सैल्यूटेशन है वो लिख दिया, सर या मैडम जो भी। उसके बाद हमने बीच में जो आपका सब्जेक्ट मैटर था वो लिख दिया। सब्जेक्ट मैटर, अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं बड़ा बड़ा लिखेंगे तो अच्छा होगा, अच्छी अच्छी लाइन्स, बड़ी बड़ी लाइन्स नहीं, जो आपसे बोला गया है सिर्फ उतना लिखना है। 5 मार्क्स यहाँ से आपके कंफर्म है। उसके बाद लाइन छोड़ के आपको योर सिंसियरली और लक्ष्मी आपका नाम लिख देना है। अब मैं आपको बी पार्ट दिखा देती हूँ। आपने ना परचेज किया एक लैपटॉप फ्रॉम हेम इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने हेम इलेक्ट्रॉनिक्स से एक लैपटॉप परचेज किया है लास्ट वीक, और अभी आप कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो, मतलब वो वर्क कर रहा है ना उस समय पे आप इश्यूज फेस कर रहे हो, तो आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है।
लेटर टू एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्लेन लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ये आपको डीलर को लेटर लिखना है, कंप्लेन लेटर माल फंक्शनिंग ऑफ द लैपटॉप के लिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्लेन लेटर लिखेंगे, लैपटॉप के लिए है, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्स मुंबई, ये मैंने एड्रेस सेम वही लिख दिया जो पिछला दिया हुआ था। आप यहाँ पर चाहें तो अपना कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो, XYZ। अगर एड्रेस नहीं दिया हो तो XYZ लिख सकते हो, और नीचे आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल करके, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद डेट आएगी, क्योंकि ये भी फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लेटर का सेम वही पैटर्न, वही आपका फॉर्मेट रहेगा। डेट आएगी, उसके बाद टू द मैनेजर हेम इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको दी हुई थी, स्पेस छोड़ेंगे, सर आई परचेज अ लैपटॉप लास्ट वीक फ्रॉम योर शॉप। बिल नंबर आप दे दोगे, कोई भी बिल नंबर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 12 लेटर तक, 12 डिजिट तक, ठीक है, कि मैंने लास्ट वीक आपसे लैपटॉप परचेज किया था, ये उसका बिल नंबर है। और कुछ ही दिनों में ये जो लैपटॉप है ये ओवर हीट करने लग गया, बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया है, और ये ढंग से शट डाउन नहीं हो रहा है। कुछ आपकी जो भी मतलब लैपटॉप को लेंगे तो उसमें क्या क्या गड़बड़े हो सकती हैं वो आपको लिखनी है, ठीक है। कुछ कीज इसकी अच्छी तरह काम नहीं कर रही हैं, या तो इसे रिपेयर करिए या रिप्लेस करिए, ठीक है। वारंटी के अंडर आता है मेरा लैपटॉप, इसलिए इसको या तो रिपेयर करके दीजिए या फिर रिप्लेस करके दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर क्विक एक्शन लिया जाए ताकि मेरी फर्दर इनकन्वीनियंस है वो ना हो सके। उसके बाद लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली आप लिखेंगे, योर नेम, जो भी आपका नाम हो वो लिख देना। क्योंकि ये देखो यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसमें आपको कोई नाम नहीं दिया हुआ, कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो आप अपना नाम लिख सकते हो, किसी का भी कोई भी नाम लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद हमारा सेक्शन ई आता है, जिसमें हम ऑप्शन 1 पहले करेंगे, उसके बाद ऑप्शन 2 करेंगे, ठीक है। सेक्शन ई ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट। 37th क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी एक का आंसर करना है आपको। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिखा देती हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन ये रहा इसका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग प्रोफेशनल लैंग्वेज व्हेन कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट्स। यानी कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना एज अ रिसेप्शनिस्ट, आप जब किसी क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज का ही क्यों यूज करते हो, वो क्यों जरूरी है। तो देख लो, प्रोफेशनल लैंग्वेजेस का जो यूज है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें रिस्पेक्ट दिखाता है, पोलाइटनेस दिखाता है, और इसकी वजह से आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है दूसरे बंदे की तरफ या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है। इससे हम कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कोई भी अगर आपके बारे में मतलब अगर आप देखो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, हेलो हाँ बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, नहीं, आपको बिल्कुल फॉर्मल रहना पड़ेगा ना अगर आप रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे हो तो, ठीक है। जिससे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो सके, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है कंपनी को, यानी सबसे पहला जो फ्रंट डेस्क होता है वो किसका होता है, वो रिसेप्शनिस्ट का ही होता है ना। एक कंपनी से जो बात हो रही होती है वो किसके थ्रू हो रही होती है, रिसेप्शनिस्ट के थ्रू हो रही होती है, तो वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। हार्श या कैजुअल लैंग्वेज वो अगर यूज करेगी तो वो कंपनी की बैड इमेज को दिखाता है, ठीक है। और प्रोफेशनल वर्ड्स अगर वो यूज करती है जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ मे आई हेल्प यू, इस तरीके से अगर वो यूज करती है तो क्लाइंट को भी वैल्यूड फील होता है कि हाँ हमारी वैल्यू है इस कंपनी की नजर में। ये ऐसा नहीं है कि रिसेप्शनिस्ट यूज करे तो रिसेप्शनिस्ट को ही लोग गलत समझेंगे, नहीं, उस पूरी कंपनी को गलत समझेंगे, ठीक है। चलिए बी पार्ट में दिया हुआ है, अब कोई भी एक करना है, आप ये वो कर सकते हो या फिर ये लिस्ट 2 की स्किल्स दैट अ रिसेप्शनिस्ट शुड हैव फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 2 की स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए एक रिसेप्शनिस्ट में जिससे कि उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, असरदार हो। तो फर्स्ट उसका पहली बात तो क्लियर और पोलाइट स्पीकिंग स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। एकदम क्लियर बोले और एकदम पोलाइट बोले, ठीक है, गुस्से में ना बोले या फिर ऐसे ना बोले कि इम्पोलाइट लगे। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग यानी कि वो अगर लोगों को सुनेगी ढंग से तभी तो वो जवाब दे पाएगी ना। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो ढंग से नहीं बोल रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है, उस समय भी उसको कामली उसको हैंडल करना है, पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट जो होती हैं उनके अंदर कम्युनिकेट जब मैसेज कर रही हैं तो उसको करेक्टली कम्युनिकेट करे और उसको ढंग से सुने भी क्लाइंट को नीड्स को, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो और स्मूथ सर्विस चल सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, इसमें आपसे कोई भी एक करना है आपको, ठीक है। दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पर देखो ये आपका बी पार्ट है।
ए पार्ट में आपसे बोला है, यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ कस्टमर हु इज अनहैप्पी बिकॉज देयर रीसेंट सर्विस वाज नॉट डिलीवर्ड एज प्रॉमिस्ड। यानी कि आपके पास एक कॉल आता है, एक कस्टमर का कॉल है, वो बिल्कुल खुश नहीं है आपकी सर्विस से। क्यों? क्योंकि जो आपने वादा किया था वैसी सर्विस उसको नहीं मिली है। दे एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन एंड डिमांड अ सोल्यूशन। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, और अब वो चाहता है कि उसको कोई सोल्यूशन दिया जाए। आपको बस प्रोसीजर बताना है कि क्या प्रोसीजर होगा उस कस्टमर की कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए, और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, और इन्फॉर्मेशन भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो देखो, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए सबसे पहले आप उसको पोलाइटली ग्रीट करेंगे। चाहे कस्टमर खुश हो या ना खुश हो, आपको सबसे पहले उसको पोलाइटली ग्रीट करना है कि गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, आप उसको ढंग से, उसकी कंप्लेंट जो भी है उसको केयरफुली आपको सुनना है। उसके बाद आपको अपोलोजाइज करना है कि आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो भी आपको ये सारी इनकन्वीनियंस हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। नोट द प्रॉब्लम क्लियरली। अब आपको जो भी वो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसको अच्छे से क्लियरली लिखना है, और उसके बाद उनको ये भी अश्योर करना है कि हाँ सर, इसके ऊपर जल्दी ही एक्शन ले लिया जाएगा। इसके बाद आपको इस कंसर्न डिपार्टमेंट और जो सीनियर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है इसके बारे में। उसके बाद जो कंफर्म है सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन कंफर्म करके कस्टमर को बता के उनको थैंक करना है। ठीक है, अब देखो इस केस में ना कस्टमर के साथ रिसेप्शनिस्ट को आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, बल्कि एक प्रोफेशनल कंप्लेंट प्रोसीजर जो होता है, सबसे पहले तो वो लिसन करेगी, सुनेगी। उसके बाद वो माफ़ी मांगती है, अपोलोजाइज। ठीक है, उसके बाद टेक एक्शन, उसके बाद वो एक्शन लेती है। एक्शन क्या? प्रॉब्लम को नोट करना, अपने सीनियर्स को बताना, फिर फॉलो अप लेके सीनियर से फॉलो अप लेके उस कस्टमर को बताना। ठीक है, जिससे कि जो कस्टमर को भी शांति मिलती है और हमारी कंपनी की भी इमेज बची रहती है, और कस्टमर सर्विस भी स्मूथली चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। रोल पे जो है एक कन्वर्सेशन होती है आपके जो आप रिसेप्शनिस्ट हो और डायरेक्टर के बीच में, जो कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है अरेंजमेंट फॉर हिज अपकमिंग विजिट टू मीट विद द एम्प्लॉयज। आपका जो डायरेक्टर है ना, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक अरेंजमेंट की जाए जो मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ हाँ, मेरे मुझे मीटअप रखना है बेसिकली। ठीक है, मेरी जो अपकमिंग विजिट है उसके उस बिहाफ पे मैं अपने एम्प्लॉय से मिलना चाहता हूँ। तो वो मीटअप आपको रखना है, और आपको रेलिवेंट डिटेल्स जो है वो पूछनी है। उस पर रोल प्ले आपको बेसिकली बताना है, जिसमें आप डेट पूछोगे, टाइम पूछोगे, लोकेशन, और कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो पूछते हो। सबसे पहले आप लिखोगे रिसेप्शनिस्ट। सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट एक ग्रेट करती है, गुड मॉर्निंग सर, व्हेन वुड यू लाइक द मीटिंग शेड्यूल्ड, मतलब आप कब मीटिंग को शेड्यूल करवाना चाहेंगे। डायरेक्टर लिखेगा, बोलेगा नेक्स्ट मंडे एट 11 AM, कि अगले मंडे 11 बजे। देखो मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन को इररिलेवेंट नहीं रखा है, मतलब जो चीज़ उसने बोली है वो चीज़ मैंने बस उतनी ही लिखी है। ठीक है, ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। पहली चीज़ ये अपने दिमाग से वहम हटा लो। ठीक है, जितना आपसे पूछा है उतना आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप अपना दिमाग चला सकते हो, लिख सकते हो वहाँ पर, उस केस में जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेगा, नोटेड सर। बोलेगी आई विल बुक द कॉन्फ्रेंस रूम, कि मैं आपके लिए कॉन्फ्रेंस रूम को बुक कर देती हूँ, एम्प्लॉयज़ को बता देती हूँ, और अरेंज कर देती हूँ रिफ्रेशमेंट्स, क्योंकि अब मीटअप होगा तो रिफ्रेशमेंट भी तो चाहिए होंगी। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट सर? तो डायरेक्टर बोलेगा यस, प्रोजेक्टर एंड सीटिंग फॉर 20, कि हाँ मुझे प्रोजेक्टर चाहिए और 20 लोगों के लिए कम से कम सीट्स चाहिए। ठीक है, तो रिसेप्शन बोलेंगे सर्टेनली एवरीथिंग विल बी रेडी बाय मंडे, कि हर एक चीज़ आपकी मंडे तक रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो रिसेप्शनिस्ट को कंफर्म करनी है डेट, टाइम, वेन्यू और फैसिलिटीज़, और इससे जो क्लैरिटी होगी ना, अब देखो उसने पूछ लिया ना कि अगर आपको कोई और स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप बता दो, तो हाँ उसको रिक्वायरमेंट थी डायरेक्टर को, उसने बता दी। इससे क्या होगा, इससे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा उस दिन जिस दिन मीटअप होगा। ठीक है, और ये प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वाले मॉड्यूल का, श्री राज मेहता कॉल्ड टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद द सीनियर मैनेजर। श्री राज मेहता है, उन्होंने सीनियर मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल करवाया है, उसके लिए कॉल की है। श्री सुरेश शर्मा, बट ही वॉज नॉट इन द ऑफिस एट दैट टाइम। अब जो सीनियर मैनेजर है उनका नाम है सुरेश शर्मा, वो अभी उस समय पे ऑफिस में नहीं है। तो आपको एक मैसेज लिखना है, रिसेप्शनिस्ट write a message for the reception to leave for the senior manager regarding the appointment request। आपको जो है सीनियर मैनेजर को के लिए जो अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट थी उसको बताते हुए रिसेप्शनिस्ट को आपको बताना है। ठीक है,
मतलब सीनियर मैनेजर को एक मैसेज देना है, आप रिसेप्शनिस्ट हो ना, तो आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जैसे डेट और टाइम वगैरह वगैरह बताना है। ये हर बार आता है, और मैसेज को आप बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसको बॉक्स में लिख देना, ठीक है। मैसेज फॉर सीनियर मैनेजर, किसके लिए मैसेज है? सीनियर मैनेजर के लिए। मैसेज फॉर श्री सुरेश शर्मा, सीनियर मैनेजर। श्री राज मेहता कॉल्ड टुडे टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू। देखो आपको बताना है कि किसने कॉल किया था। श्री राज मेहता कॉल्ड, मतलब श्री राज मेहता ने कॉल किया था ना, ये सब तो आपको इसमें दिया हुआ है, सब तो आपको इसमें दिया हुआ है। सेम इसमें बस अपॉइंटमेंट जो है यू की जगह पे आपको यहाँ पर सीनियर मैनेजर, तो क्योंकि हम सीनियर मैनेजर को ही बता रहे हैं तो वहाँ पे सीनियर मैनेजर लिखने की जरूरत नहीं, यू लिखेंगे, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड टू मीट ऑन 15 अक्टूबर एट 11 AM। अब आपने डेट वगैरह, क्योंकि डेट वगैरह कुछ नहीं दिया था, डेट टाइम तो आपने अपने मन से लिख सकते हो कि 15 अक्टूबर 11 बजे वो आपसे मिलना चाहते हैं, काइंडली कंफर्म द टाइम। अब क्योंकि ऑफिस में वो उस समय पे नहीं था तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा टाइम, तो हमने लास्ट में लिख दिया कि प्लीज कंफर्म करके बता दीजिएगा। लास्ट में हम यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट डाल देंगे। जो रिसेप्शनिस्ट का मैसेज होता है ना, वो शॉर्ट, क्लियर और सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। मतलब किसने फोन किया था, क्यों फोन किया था, कब फोन किया था और किस समय पे उनको मिलना है, ठीक है, जिससे कि मैनेजर को भी इंश्योर हो कि वो उसको ढंग से प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। अब आपका आ गया ऑप्शन 2, इसमें ESP फॉर ऑफिस यूज का होता है। अगर आप ऑप्शन 1 कर रहे हो ना, तो वहां पर आपका पेपर खत्म हो जाता है, ये वाला करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑप्शन 2 प्रिपेयर करा है, तो वो लोग ये वाला ऑप्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोफेशनल ईमेल। प्रोफेशनल जो ईमेल होती है उसके की कंपोनेंट आपको बताने हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लाइन आएगी, क्लियर रिस्पॉन्स पर्पस होना चाहिए सब्जेक्ट लाइन में कि हम किस लिए ये ईमेल रख रहे हैं। सैल्यूटेशन आएंगे, मतलब डियर सर या मैडम, ये जरूरी होता है ना ईमेल लिखते वक्त। बॉडी आएगी जो कंसाइज और फॉर्मल होगी, मतलब प्रॉपर बॉडी आएगी कि उसमें मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस लिए हमने ये पूरा प्रॉपर आएगा। क्लोजिंग आएगी जिसमें रिगार्ड्स लिखते हैं, और सिग्नेचर विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें लास्ट में ईमेल में सिग्नेचर भी आते हैं, लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आते हैं। नेक्स्ट है मेंशन द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्लान करते हैं, उसके बाद ड्राफ्ट करते हैं, एडिट करते हैं, और उसके बाद फाइनलाइज करते हैं। प्लान में क्या आता है? प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो पर्पस क्या है और कलेक्ट करते हो डाटा को, ठीक है। ड्राफ्टिंग में आप ऑर्गेनाइज करते हो आइडियाज को हेडिंग के साथ। एडिटिंग में करेक्ट करते हो एरर्स को और उसको क्लियर बनाते हो। और फाइनलाइजिंग में आप एक नीट फाइनल कॉपी तैयार करते हो पूरी पूरी रिपोर्ट की, ठीक है। 38 question, you have to apply for a job in a reputed company. Draft a format of the resume you will write to apply for the post. आपको एक रिज्यूमे फॉर्मेट देना है, रिज्यूमे फॉर्मेट देना है सर, पूरा बनाना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले रिज्यूमे आपको पता है किस तरीके से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसमें नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट आता है। फिर आप करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हो कि आप किस तरीके का करियर और क्या करोगे अपने इस करियर में। शॉर्ट क्लियर गोल होना चाहिए कि मैं जो हूँ इस करियर में बहुत अच्छे से अपना रोल निभाऊंगा, अच्छे से हार्डवर्क करूंगा, ऑनेस्ट रहूंगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपको एजुकेशन बतानी होती है जिसमें लेटेस्ट एजुकेशन बताओगे और उसके बाद ओल्डेस्ट बताओगे। यानी कि अगर आप अभी 12th क्लास में हो लेट्स से, तो 12th क्लास अभी आपकी लेटेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप 10th के बारे में बताते हो, ठीक है। कोई बंदा अगर ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन उसने अगर कंप्लीट की हुई है तो ग्रेजुएशन उसकी लेटेस्ट होगी, लेटेस्ट से ओल्डेस्ट भी जाते हैं, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो वो बताते हो। स्किल्स बताते हो जैसे कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, जो भी स्किल्स आपके पास है। अचीवमेंट, कोई अवार्ड या सर्टिफिकेशन आपको मिला है तो वो। रेफरेंसेस अगर रिक्वायर है, मतलब किसी ने अगर आपको रेफरेंस दिया है तो। उसके बाद नेक्स्ट इसी में पार्ट दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिटेल रिपोर्ट ऑन अ फायर इंसिडेंट। कोई एक फायर इंसिडेंट हो गया है आपके स्टाफ रूम में, आपके ऑफिस में स्टाफ रूम जो है वहाँ पर फायर इंसिडेंट हो गया है, और जिसकी वजह से ओवर हीटेड, मतलब किसकी वजह से हुआ है? ओवर हीटेड माइक्रोवेव की वजह से। तो आपको पूरी डेट, टाइम, लोकेशन और जो जिस कारण से हुआ, एक्शन क्या लिए गए, डैमेज क्या हुआ है, क्या रिकमेंडेशन है आगे के लिए, मतलब ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे, वो सब लिखते हुए आपको रिपोर्ट बनानी है। तो फायर इंसिडेंट रिपोर्ट, डेट और टाइम आप बताओगे 20 सितंबर 3:30 बजे, इस तरीके से लोकेशन बनाते हैं, फिर कॉज, एक्शन टेकन, डैमेज, रिकमेंडेशन, ये सब आप बताओगे। तो देखो मैंने रिपोर्ट यहाँ पर बना दी है। डेट आप लिखोगे सबसे पहले, टाइम आप लिखोगे, प्लेस आप लिखोगे। कोई भी प्लेस आपको नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से लिख सकते हो। हम उसके बाद मतलब आपको बताना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फायर जो है वो ब्रोक आउट हो गई स्टाफ रूम में एट अबाउट 3:30 PM, ठीक है, जहाँ पर
किस कारण से हुई? ड्यू टू एन ओवरहीटेड माइक्रोवेव स्मोक को नोटिस किया गया कुछ एम्प्लॉयज़ के द्वारा, जिन्होंने फटाफट से अलार्म रेज किया। सभी स्टाफ मेंबर्स सेफली इवैक्यूएट हो गए बिल्डिंग से, मतलब सभी स्टाफ मेंबर्स को निकाल दिया गया सेफली। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ किया गया, जो आग बुझाने वाले होते हैं, वो पूरे लाल कलर के बड़े बड़े स्टैक, राइट। तो उनको ना यूज़ किया गया फ्लेम्स को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और वो टाइम से आई, ठीक है, जिससे कि फायर को जो है आगे बढ़ने से रोक लिया गया। माइक्रोवेव और जो कुछ वुडन फर्नीचर था वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया है। वॉल्स भी काली पड़ गई हैं बिल्कुल स्मोक से, और फॉर्चुनेटली कोई पर्सन को इंजर नहीं हुआ है, भाग्य से कोई भी पर्सन मतलब जिसको चोट नहीं लगी है। रिकमेंडेशन आगे के लिए आप क्या दोगे कि सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रेगुलरली चेक किया जाए, ठीक है। फायर अलार्म्स और एक्सटिंग्विशर्स जो है वर्किंग कंडीशन में हो। स्टाफ शुड बी ट्रेन इन फायर, मतलब स्टाफ को जो है ना, जो भी स्टाफ होता है उसको फायर सेफ्टी ड्रिल्स के बारे में ट्रेन दिया किया जाए। उसके बाद आप लाइन छोड़ के सबमिटेड बाय, जहाँ यहाँ पर आपका नाम आएगा सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हो क्योंकि दिया हुआ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, एक ईमेल आपको लिखनी है क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हुए अबाउट द कैंसलेशन ऑफ देयर रिजर्वेशन फॉर द एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑफ योर कंपनी, कि आपकी जो कंपनी है उसमें एक एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसकी रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल हो गई है क्लाइंट की। तो आपको ईमेल लिखनी है उसको। इस ईमेल में आपको उनसे माफ़ी भी मांगनी है जो भी उनको खेद हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको नई डेट्स भी बतानी है, क्या क्या नई डेट्स, मतलब जल्दी ही आपको नई डेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स भी बतानी है, जैसे ओरिजिनल रिजर्वेशन डेट क्या थी, इवेंट टाइप क्या था, ये कंपनी का क्या नाम है, तुम क्या हो, तुम PRO हो अतिशी इलेक्ट्रिकल्स के। अब देखो नाम दे दिया यहाँ पर अतिशी इलेक्ट्रिकल्स के, आप PRO हो, ठीक है। तो ईमेल फॉर कैंसिलेशन ऑफ रिजर्वेशन, सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, ईमेल लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट में हम लिखते हैं कैंसिलेशन ऑफ रिजर्वेशन एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, यही था हमारा, है ना। ये देखो यहाँ पर एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारी कंपनी की, उसकी रिजर्वेशन कैंसिल होने का ये पूरा ईमेल है। सबसे पहले हम लिखेंगे डियर, यहाँ पर क्लाइंट नेम आप लिख सकते हो, क्लाइंट नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देती हूँ हेमा, ठीक है, डियर हेमा, ऐसे करके आप लिखेंगे। वी रेग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर रिजर्वेशन फॉर द एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑफ आतिशी इलेक्ट्रिकल्स की, जो हमारी आतिशी इलेक्ट्रिकल्स की एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसकी रिजर्वेशन आपके जो है वो शेड्यूल की गई है 25 अक्टूबर 2025 की, मतलब जो 25 अक्टूबर 2025 की आपकी रिजर्वेशन थी वो कैंसिल हो गई है कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से। हम आपसे सिंसियरली अपोलोजाइज करते हैं इस इनकन्वीनियंस के लिए, और जो नई डेट्स होंगी वो आपसे जल्दी ही बता दी जाएंगी। लाइन छोड़ के रिगार्ड्स लिखना है, आपका नाम लिखना है, PRO जो आपकी डेजिग्नेशन है वो लिखनी है आतिशी इलेक्ट्रिकल्स। दैट्स इट, ये आपका पूरा पेपर था। अब यहाँ पर देखो ये आपका पेपर खत्म हो जाता है। मैं आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ, सेक्शन डी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन डी में मैंने आपसे बताया क्या क्या चीज़ें थी, समरी वगैरह ये सब आता ही है। सेक्शन ई का देख लो, ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 मैंने आपको करवा दिया, ये ऑप्शन 2 है, ठीक है। आपको कोई एक करना है पेपर में, दोनों मत करने बैठ जाना, दोनों नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पेपर खत्म हो जाता है। अब देखो सेट बी का पेपर भी है नीचे, देखो ये जो सेट बी का पेपर है ना वो सेम वही है, मतलब उसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस आपके जो क्वेश्चन की सीरीज होती है मतलब नंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखे हैं तो आई होप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे इतनी मेहनत के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ, मतलब हो नहीं पाता बट क्या करूँ, रेगुलर वीडियोस मैं आपके लिए लाया करूँगी क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है और हमें पास होना ही है, पास क्या बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, है ना। तो रेगुलर वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट मैंने आपसे जो बीच बीच में आपसे सवाल पूछे हैं उनके कमेंट कर देना आंसर। और कुछ अगर अप्रिशिएट करना है मेरी पढ़ाई, मतलब मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए या ये ही सही तरीका है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। लेकिन पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने बहुत कंजूसी करी है भाई, तुम वीडियो देख लेते हो फिर कमेंट क्यों नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो। खैर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बाय बाय, थैंक यू।